बच्चों, आज हम सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ेंगे। अपने विकास के वर्षों के पश्चात सिंधु सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। सिंधु सभ्यता लगभग 600 वर्षों तक अपने पूर्ण विकसित अवस्था में चलती रही। उसके पश्चात उसका पतन प्रारंभ हो गया। सबसे पहले पतन इसके दो बड़े महानगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे ये नगर खंडहर बनते चले गए। नए नगरों का निर्माण नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का नया निर्माण नहीं हुआ, और जो मिट्टी के बर्तन थे वो भी नए प्रकार के बर्तन प्रयोग में आने लगे। इसके लिए विद्वानों ने बहुत सारे कारकों को जिम्मेदार बताया है कि सिंधु सभ्यता के पतन के लिए कौन कौन सी चीज़ें मुख्य रूप से उत्तरदायी रही होंगी, जिसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग प्रकार के मत हैं। विद्वानों का मानना था कि कुछ आक्रमणकारी, कुछ विनाशकारी बाहरी आक्रमण हुए रहे होंगे। ऐसी धारणा इतिहास राइटर गार्डन, चाइल्ड, व्हीलर, स्टुअर्ट, पिगट महोदय की थी। उनका ये मानना था कि मोहनजोदड़ो पर आर्यों का आक्रमण हुआ था। ये मुख्य रूप से आर्यों और अनार्यों की लड़ाई रही होगी, जिसके फलस्वरूप आर्यों ने आक्रमण करके अनार्यों के दुर्ग नष्ट कर दिए और यहाँ पर आर्यों का अधिकार हो गया। क्योंकि जिस प्रकार बड़ी मात्रा में नरकंकाल मिले हैं, उससे अनुमान लगाया जाता है कि कोई आक्रमण ही रहा होगा, जिसके फलस्वरूप ये इन लोगों को मारे जाने का प्रमाण मिलता है। परंतु कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि यह कोई छोटा मोटा आक्रमण नहीं रहा होगा, यह कोई बड़ा आक्रमण होगा। क्योंकि जिस प्रकार से नरकंकाल मिले हैं कि उनको एक शवों को अंतिम संस्कार करने का भी अवसर नहीं प्राप्त होगा, और लोगों को अपने गहने भी लेकर के भागने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब एक अचानक बड़ा आक्रमण किया गया था। कुछ विद्वानों का मानना है, जैसे इसमें भारतीय इतिहासकार हैं प्रोफेसर रामशरण शर्मा, वो यह तथ्य स्वीकार नहीं करते। उनका ये कहना है कि आर्यों और अनार्यों के बीच किसी बड़े संघर्ष का इस आक्रमण से प्रमाण नहीं मिलता। क्योंकि जो नरकंकाल की संख्या है, ऊपरी स्तर पर 38 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, और इन नरकंकालों का समय एक से एक नहीं है। मतलब उसमें भी काल चक्र में परिवर्तन है। कुछ नरकंकाल दूसरे काल के हैं, कुछ इस काल के मिलते हैं। मतलब उसमें भी समय के समान समीपता नहीं है। तो इस प्रकार इनका यही मानना था कि यह आक्रमण आर्यों का नहीं रहा होगा, मतलब कोई बड़ा आक्रमण इस तरह का नहीं हो रहा होगा। इसके और भी कारण उत्तरदायी हो सकते हैं, और भी फैक्ट हो सकते हैं जो सिंधु सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार हुए। जैसे कोई महामारी आई होगी जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई होगी, या कोई पर्वतीय लुटेरे आए होंगे, या कोई मौसम का परिवर्तन हुआ होगा, आग लग जाने से, बाढ़ आ जाने से। तो प्राकृतिक कारणों को भी जिम्मेदार इसके लिए ठहराया गया। ये कहा गया कि बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लग गई और इसमें ये लोग जल के मर गए। जो नरकंकाल मिले हुए हैं वो उसी आग का ही परिणाम रहा होगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भयंकर महामारी आ गई, जिसकी चपेट में आके इतने सारे लोग एक साथ मर गए। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि नदियों की जलधारा में परिवर्तन से
ये संभव हुआ। इस सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। कुछ लोगों का मानना था भूमि की शुष्कता से, क्योंकि जंगल नष्ट होते गए, जंगल को काट करके लोग विस्तार करते गए, चारागाह नष्ट होते गए, तो प्रकृति का क्षरण हुआ। यह भी इस सभ्यता के पतन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बनी। कुछ इतिहासकार हैं जिनका कहना है कि नदियों के परिवर्तन से, नदियों के जलधारा के परिवर्तन से बाढ़ आई रही होगी। इस बाढ़ में ये सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ विद्वानों का यह मत है कि नगरों के विनाश के लिए बड़े बड़े जल प्लावन हुए, भूमिगत जल का स्तर ऊंचा हो गया, नदियों द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी थी उसका जमाव हो गया, उसके इर्द गिर्द का मैदानी भाग ऊंचा हो गया। यह कारण भी रहा होगा इस सभ्यता के नष्ट होने के। तो अलग अलग विद्वानों का इस सभ्यता के बारे में अलग अलग मत है। कुछ विद्वान इसको कहते हैं कि बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की कमी भी इस सभ्यता के नष्ट होने का एक महत्वपूर्ण कारण रहा होगा, जिसमें रेवेल नामक एक विद्वान है। ये अपने अनुसंधानों के आधार पर यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार प्राकृतिक साधनों पर जनसंख्या में वृद्धि के कारण दबाव बढ़ता जा रहा था। परिणाम स्वरूप आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई और नगरों का पतन सुनिश्चित था। यह कुछ कारण, जैसे आर्थिक कारण, रूढ़िवादिता, ये सारी इन समस्याओं में से एक माना गया जो सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी थी। हड़प्पा काल की कुछ और एक दो चीजें हैं, जैसे एक है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का प्रयोग बार बार आता है, उसको हम बीसी भी करके लिखते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जीसस के पहले का जो काल था उसको बीसी कहते हैं। और एडी मतलब, एडी का मतलब होता है जो समय जीसस के जन्म का समय माना जाता है, एनो डोमिनी। जीसस के जन्म के समय को एडी कहा जाता है। एक दो बातें और बताऊंगी महत्वपूर्ण चीजें। एक है, उस समय मृदभांड बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। मृदभांडों में कई तरह के थे। चमकीले लाल मृदभांड संस्कृति थी, गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति थी, धूसर मृदभांड संस्कृति थी। ये सारी सभ्यता मतलब अलग अलग क्षेत्रों में मिली है। जैसे चमकीले लाल मृदभांड की संस्कृति पाई गई है काठियावाड़, कच्छ क्षेत्र में। सैंधव सभ्यता की निरंतरता का यहाँ प्रमाण मिलता है। मृदभांडों में यहाँ जो बर्तन थे, प्याले, तस्तरियां, मटके प्रमुख थे। इन पर सीधी त्रिकोणीय डिजाइन, तिरछी, लहरिया, पौधों का चित्रण, ये सब पाया गया है। दूसरी जो थी गेरुवर्णी मृदभांड, इसको बोलते हैं। यह कहाँ पाया गया है? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, उत्तर हड़प्पा कालीन अनेक स्थलों में मिले हैं, जहां से गेरुवर्णी मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इतिहासकार श्री S.R. राव गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति को निम्न हड़प्पा संस्कृति मानते हैं। यह संस्कृति ईसा पूर्व 3वीं सहस्त्राब्दी के पूर्वार्ध में थी। आंशिक रूप से हड़प्पा की समकालीन थी। इस संस्कृति का संबंध हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से मिलता है।
तीसरा जो था चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। यह कहाँ से मिलती है? मुख्य रूप से रोपड़ जो पंजाब में स्थित है, आलमगीरपुर, इन 2 जगहों से ये मुख्य रूप से चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त होते हैं। बाद में ये हस्तिनापुर, पानीपत, इंद्रप्रस्थ, सोनपत, बैराग, नोह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, उज्जैन और अन्य स्थलों से भी प्राप्त हुए हैं। बर्तनों के प्रकार कैसे थे? जो चित्रित धूसर मृदभांड थे उनके बर्तनों के प्रकार थे छिछली और गहरी तस्तरियाँ, कटोरे जिन पर काले रंग के स्वस्तिक बिंदु होते थे। इन मृदभांडों के साथ लोहे और तांबे की वस्तुएं भी मिलती हैं। इस संस्कृति का आरंभ कार्बन 14 तिथि के आधार पर लगभग 800 ईसा पूर्व माना जाता है। ये 3 चीजों के अलावा एक और संस्कृति थी पंजाब में, बाड़ा संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह उत्तर हड़प्पा कालीन यहाँ से अवशेष प्राप्त होते हैं। इस संस्कृति के कुछ तत्व प्राग हड़प्पा संस्कृति से भी मिलते हैं। इसका तत्व बलूचिस्तान संस्कृति से भी मिलता है। यह परंपरा ग्रामीण संस्कृति से थी। नागरिक जीवन के साथ साथ यह परंपरा चलती रही और कालांतर में सिंध सभ्यता के पतन के बाद इस संस्कृति के तत्व अधिक प्रखर हुए। बाड़ा संस्कृति के समान मृदभांड सतलज घाटी से दिल्ली तक पाए गए। बाड़ा संस्कृति में भी सिंधु सभ्यता के तत्व पाए जाते हैं। बस बच्चों, ये चैप्टर समाप्त हो गया। उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न मैं दूंगी। उसके बाद अगला पाठ शुरू होगा।